हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लासेस में काफ़ी डिले हो गया है और क्लासेस नहीं आ पाई हैं। और डो नॉट वरी हिमांशु, आपकी क्लासेस जो हैं जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी एंड सिलेबस को हम कवर कर लेंगे। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। जैसा आपने हिंदू लॉ पढ़ा था उसी तरह से अब मुस्लिम लॉ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका होने वाला है पेपर नंबर 2, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ यानी फैमिली लॉ सेकंड, मुस्लिम लॉ 6002। और इसका जो सिलेबस होने वाला है आपका, उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ मुस्लिम लॉ के सोर्सेज क्या हैं, स्कूल्स क्या हैं, और एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मुस्लिम लॉ। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैरिज एंड मेहर, देन वी विल डिस्कस तलाक एंड विल, गिफ्ट्स एंड वक्फ, and lastly we will discuss about right of preemption and acknowledgement and guardianship. So these are the topics that we are going to discuss about, and in this entire syllabus we will cover all the important aspect of Muslim law. तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ किसे कहते हैं। तो देखो, मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर आप देखो तो पर्सनल लॉ का मीनिंग सिंपल ये होता है कि ये एक ऐसा लॉ है जो किसी पर्सन के पर्सनल मैटर में अप्लाई होता है। पर्सनल मैटर का मतलब होता है जैसे कि फैमिली के अंदर कौन कौन सी चीज होती हैं। मैरिज हो गया, तो मैरिज को गवर्न करता है ये। मैरिज के अलावा डॉवर पढ़ेंगे हम, इसके अंदर डॉवर को कवर करेगा, जिसको हिंदी में मेहर भी कहते हैं। और इसके अलावा मेंटेनेंस यानी रख रखाव, इसको कवर करता है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज यानी तलाक, इसको कवर करता है। एंड इनहेरिटेंस यानी प्रॉपर्टी जो है किसी की डेथ के बाद कैसे कवर होगी। तो ये सभी मैटर जो हैं किसी पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं, इसी को हम कहते हैं पर्सनल लॉ। अब देखिए, मुस्लिम लॉ के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सारे पॉइंट जो हैं इन सभी को हम पर्सनल लॉ कहेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से मुस्लिम पर्सनल लॉ इज दैट लॉ विच अप्लाई स्पेसिफिकली टू दोज हु बिलीव इन इस्लाम, और उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो गवर्न होंगे अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ। इसके अलावा जो कॉमन लॉज हैं जैसे बीएनएस हो गया या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, या जो कॉमन लॉज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो सभी के सभी मुस्लिम्स पर भी अप्लाई होंगे। लेकिन यहां पर ये लॉज सिर्फ अप्लाई होंगे मुस्लिम्स पर, और मुस्लिम कहेंगे किसको, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई कोई भी जो लॉ होता है वो लॉ कहीं ना कहीं से एक ओरिजिन होता है, यानी इसकी एक शुरुआत होती है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि द ओरिजिन ऑफ इस्लाम इज इमेमोरियल, यानी ये माना जाता है कि जब से पहला इंसान दुनिया के अंदर आया, जिनको आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, उससे उनके टाइम से ही जो है इस्लाम का जो है शुरुआत हुआ है। लेकिन अगर हम एज पर दी ट्रेडिशंस एंड दी फॉलोइंग एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की बात करें तो वो 1400 साल से हमारे जो है शुरू हुए। यानी कुरान की जो टीचिंग है, कुरान एक प्राइमरी लॉ है यानी फंडामेंटल लॉ है जिससे पूरे मुस्लिम्स गवर्न होते हैं। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके भी दो इंपॉर्टेंट सोर्स हम पढ़ेंगे। एक होगा आपका प्राइमरी सोर्सेज, जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट सोर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास पढ़ेंगे हम। एंड नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज, जिसके अंदर आपके कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशंस एंड जस्टिस, इक्विटी एट गुड कंसाइंस होने वाले हैं। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ under which these important things are going to be discussed. Now we will cover the first यानी primary, जो हमारे primary source हैं, the first and foremost and which is most fundamental source of Muslim law is the Quran. Quran is the holy book of Muslims. ये मुस्लिमों की एक होली बुक होती है, जिस तरह से अदर रिलीजन के अंदर उनके अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर होते हैं। सो दिस इज द रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ मुस्लिम्स एंड इट इज द रिविलेशन एंड इल्म ऑफ ट्रेडिशन। यानी ये 2 चीजों से बना हुआ है। एक तो रिविलेशन यानी जो गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद पे अपने बातों को जाहिर किया, उनको कहते हैं रिविलेशन, हिंदी में इनको वही कहते हैं। और जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चीजें की, उन सभी को जो है हम कुरान की टीचिंग्स के अंदर लाते हैं। इसका जो नेचर है ये इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए कि कुरान जो है वो एब्सोल्यूट है और इसी के साथ ये इसको चेंज नहीं कर सकते। सो द कुरान, द वर्ड्स ऑफ द कुरान कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे, क्योंकि इसको एब्सोल्यूट माना जाता है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी इसकी मानी जाती है। अब इसी के साथ जो है इस कुरान के अंदर टोटल 114 चैप्टर्स दिए गए हैं और लगभग जो है
6236 के लगभग, यानी ओवर 6000 वर्सेस जो हैं इसके अंदर दिए गए हैं। और इन वर्सेस में से लगभग 200 वर्सेस ऐसे आते हैं जो बात करते हैं लीगल मैटर्स की, जैसे मैरिज, इनहेरिटेंस एंड डावर। इसके अलावा कुरान को यह कहा जाता है कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, SCIENCE, रेदर कुरान इज द बुक ऑफ साइंस, SIGNS, यानी इसके अंदर जो है निशानियां दी गई हैं। सो इट इज नॉट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टू रन एनी स्टेट और एनी फैमिली, बट इट प्रोवाइड सम साइंस। ये कुछ इशारे प्रोवाइड करता है जिनके थ्रू अ पर्सन कैन लीड अ बेटर लाइफ। इसी को जो है कुरान कहते हैं। सो कुरान इज द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। एंड द सेकंड इज सुन्ना, विच इज ऑल्सो नोन एज अहादीस, जिसको हम अहादीस के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज द सेकंड इन नंबर। इट इज अप्लाई व्हेन अ सुन्नत, यानी कुरान जो है, मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम जाते हैं सुन्ना की तरफ। सो इसका जो नेचर है वो ये है कि सुन्ना का मतलब ये है सिंपल, कि जो भी वर्ड्स, एक्शंस या फिर अप्रूवल्स जो प्रॉफिट मोहम्मद ने दिए हैं, यानी जो वर्ड्स प्रॉफिट मोहम्मद ने कहे, जो एक्शंस उन्होंने किए, और जहां पर उन्होंने अप्रूवल दिया चीजों का, उन सभी चीजों को जो है ट्रेडिशन यानी हदीस कहा जाता है। इनका फंक्शन क्या है? ये स्पेसिफिक, प्रैक्टिकल एंड डिटेल मिसिंग प्रोवाइड करती हैं जो कुरान के अंदर आती हैं। यानी कुरान ने बता दिया ये करना है, कुरान ने कह दिया, फॉर एग्जांपल कुरान ने कह दिया कि आप जो है मैरिज कीजिए, या कुरान ने कह दिया कि आप जो है पीस एस्टैब्लिश कीजिए। अब ये होगा कैसे, वो सारी डिटेल आएगी अहादीस के अंदर। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कुरान जो है एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब उस गाइडेंस पे जो है चलना कैसे है वो अहादीस बताती हैं। इनका जो वैलिडेशन होता है, इनको हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ हदीस को जो है ये माना जाता है कि वो सही है, यानी बिल्कुल साउंड है। कुछ को अच्छा माना जाता है, गुड। कुछ को ज़ईफ यानी वीक माना जाता है, और कुछ को मौजू यानी फोर्ज्ड, यानी जिनके अंदर बदलाव किया जा चुका है, उसको माना जाता है। अब ये जो चेन है हमारी, यानी सही एक हो गया, सही के अलावा आपकी हो गई हसन, इसके अलावा आपकी हो गई ज़ईफ, और इसके अलावा एक और मौदू। तो ये जो चीजें हैं ये इसलिए डिवाइड हुई जब नरेटर यानी हदीस को बताने वाले, क्योंकि कोई भी पर्सन जिनको हम साहबी कहते हैं, अब किसी पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ कहते हुए सुना होगा, या कुछ कहते हुए, या कुछ करते हुए, या किसी चीज का अप्रूवल देते हुए देखा होगा या सुना होगा। तो अगर वो चेन बिल्कुल क्लियर है तो हम कहते हैं कि वो जो हदीस है वो एक सही यानी वैलिड साउंड हदीस। अगर मान लीजिए चेन ब्रोकन है, फोर्ज्ड है, ऐसा लगता है कि ये कुरान के अगेंस्ट जाती है, तो उन हदीस को जो है ज़ईफ माना जाता है और उनको वीक माना जाता है। सो दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। नाउ मूविंग टू द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज इजमा। अब क्या होता है, मान लीजिए कुरान से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हदीस से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो अब हम जाएंगे इजमा के अंदर। इजमा क्या होता है? इजमल सिंपल होता है कलेक्टिव एग्रीमेंट ऑफ स्कॉलर्स, यानी इस्लाम के जो स्कॉलर्स होते हैं जब वो किसी एक बात पर एग्री हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सभी लोग जो है इकट्ठा होते हैं, जो इनके स्कॉलर्स हैं, जूरिस्ट हैं, वो एक से इकट्ठा होते हैं और वो एक अनएनिमस डिसीजन बनाते हैं कि आज से हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। तो इसको हम कहते हैं इजमा यानी कंसेंसस। दूसरी तरफ होता है आपका फोर्थ सोर्स जिसको कहते हैं कयास। कयास क्या होती है? एनालॉजी होती है, और ये इंडिविजुअल एक्सरसाइज होती है। यहां पर क्या था? कलेक्टिव था, यानी सारे लोगों ने कलेक्टिवली करा। यहां पर एक पर्सन अपनी माइंड का इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा है इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। इसमें मेथड क्या होता है इजमा में? अन यूनानिमस एग्रीमेंट ऑन लीगल क्वेश्चन बाय मुज्तहिद, जिनको जूरिस्ट कहते हैं। और ये जो है एक स्पेसिफिक एज में थे, यानी मान लीजिए प्रॉफिट मोहम्मद की जब डेथ हुई तो उनके बाद के पीरियड में जो बड़े बड़े खुलेफा और राशिदीन रहे, उनके टाइम में जो चीजें मान ली गई उनको हम मानते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये चीजें अब भी चलती रहेंगी, ये एक स्पेसिफिक एज में थी। इसके बाद इनकी अथॉरिटी थर्ड नंबर पे होती है, इसकी अथॉरिटी फोर्थ पे होती है। और इनका मेथड क्या होता है? इनका मेथड होता है कंपेयरिंग अ न्यू केस पार्ट टू एन ओरिजिनल केस, यानी एक नए केस को किसी पुराने केस से कंपेयर करके, अकल का इस्तेमाल करके ये एनालाइज करते हैं कि मान लीजिए
कि पुराने समय में जो है शराब को पीना मना था मुस्लिम्स में, और अब प्रेजेंट में अगर कोई भी चीज ऐसी है जो नशा करती है तो क्या वो बैन होगी? तो अकल का इस्तेमाल करेंगे कि शराब को जो बैन किया गया था वो कहीं ना कहीं इसलिए किया था कि उसके अंदर नशा है। तो प्रेजेंट में कोई भी चीज अगर नशा करती है तो हम ये कहेंगे कि वो चीज भी बैन होगी। इसमें हम अकल का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम कहते हैं कयास। इसके एग्जाम्पल है द इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट खलीफ। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि हु वुड बी द खलीफा, हु वुड बी द लीडर ऑफ इस्लामिक कम्युनिटी। तो उसमें कुछ लोगों ने इजमा किया कि भाई हम इस तरह से चीजों को मान लेते हैं, फिर अबू बकर को इलेक्ट किया, हजरत अबू बकर को। इसके बाद इसमें क्या होता है, बैनिंग मॉडर्न नार्कोटिक्स, यानी जो नई चीजें हैं उनको बैन करना। तो यहां पर डिफरेंस ये है कि ये कलेक्टिव यूनानिमस डिसीजन है ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ स्पेसिफिक टाइम, जबकि यहां पर कयास क्या है, कयास एक इंडिविजुअल एनालॉजी है, किसी नई प्रॉब्लम को पुरानी प्रॉब्लम से कंपेयर करके उसका सॉल्यूशन निकालना। सो दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, फर्स्ट कुरान, देन हदीस, देन इजमा, देन कयास। ये चार जो हैं आपके प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है। मूविंग टू दी सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। सेकेंडरी सोर्स में सबसे पहला सोर्स आता है आपका कस्टम्स, जिनको उर्फ या तामुल भी कहते हैं। देखो, जब तक हमने इस्टेब्लिश्ड शरिया लॉ या जो रूल्स नहीं बनाए थे उससे पहले कस्टम्स अप्लाई होते थे। लेकिन जैसे ही हमारे 1937 में एक लॉ आया, शरीयत एक्ट, इस लॉ के आने के बाद यह क्लियर हो गया कि मुस्लिम लॉ में कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिनके ऊपर शरीयत लॉ अप्लाई होगा। तो इससे पहले या कहीं पर कोई भी चीज साइलेंट है मान लो, तो वहां पर कस्टम अप्लाई होंगे, यानी जहां पर लॉ साइलेंट होगा वहां पर जो है कस्टम अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो जी हमने काफी बार पढ़ लिया है, फिफ्थ सेमेस्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लेता है, दे आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट एंड दे एक्ट्स एज ए एस्टैब्लिश्ड लॉ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 और 227 सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अथॉरिटी देता है कि इनके जितने भी डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग लॉ हैं, क्योंकि उनको एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर मुस्लिम लॉ के अंदर काफी चीजों को इंटरप्रेट किया, जैसे सायरा बानो केस हो गया, या अभी रिसेंट जो है आपका ट्रिपल तलाक केस हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन किया था कि प्रोनाउंसिंग 3 तलाक्स एट अ टाइम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी के लिए 2019 में पार्लियामेंट ने एक लॉ भी बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये जो है सेकंड है आपका प्रेसिडेंट। तो ये भी आपका सोर्स है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के निर्णय हैं वो भी मुस्लिम लॉ के अंदर एड ऑन होकर शरीयत लॉ को जो है अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट के लेजिस्लेशन, यानी हमारी पार्लियामेंट या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वो अगर कोई लॉ बनाती है तो उसको हम कहते हैं लेजिस्लेशन। जैसे शरीयत एक्ट बनाया, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, या 2019 में प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन डिसोल्यूशन, उसके जो राइट्स होंगे उन सभी के लिए। सो ये थर्ड हो गया, फर्स्ट आपका कस्टम, सेकंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, एंड द थर्ड स्टेट लेजिस्लेशन, एंड द लास्ट इज जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब मान लीजिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अराइज होती है किसी मुस्लिम लॉ के अंदर जहां पर कुरान साइलेंट है, हदीस साइलेंट है, और बाकी सोर्सेज ना वहां पर कस्टम है ना स्टेट का लेजिस्लेशन है, तो वहां पर जुडिशरी जो है वो अपना माइंड ऐसे अप्लाई करेगी फेयरनेस के साथ और अपना डिसीजन सुनाएगी। सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ फेयरनेस, कि वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को ऐसे अप्लाई करेगी कि वहां पर जस्टिस डिलीवर हो जाए, बिकॉज द अल्टीमेट एम ऑफ द जुडिशरी इज टू डिलीवर द जस्टिस इवन इफ देर इज नो एग्जिस्टिंग लॉ। भले ही मौजूदा कानून ना हो, लेकिन वहां पर जुडिशरी का रोल ये है कि वो जस्टिस डिलीवर करे। सो हमने जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सोर्सेज को कवर कर लिया है। इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देखो, स्कूल्स का सिंपल मतलब है, स्कूल हमने पहले भी पढ़े थे, स्कूल का मतलब होता है थॉट। और जब कोई भी थॉट आते हैं तो उनका स्प्लिट होना जो है जाहिर सी बात है, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी इज टू स्प्लिट, यानी उनका टेंडेंसी ये होती है कि वो स्प्लिट हो जाते हैं। सो जब तक प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ स्पेन चल रही थी उस टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, बट एज सुन एज देर इज द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब उनका विसाल हुआ तो जो डिवीजन हो गया इस्लाम के अंदर, एक डिवीजन में चले गए सुन्नी,
जो मेजोरिटी थे, और दूसरे में चले गए शिया जो कि माइनॉरिटी थे। अब इन दोनों के जो थॉट प्रोसेस थे वो डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, इनकी जो कोर फिलोसफी थी वो ये थी कि हम डेमोक्रेटिक कंसेंसस का इस्तेमाल करेंगे। यानी इन्होंने इजमा किया। इजमा मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिक एज में बहुत सारे जूरिस्ट एक साथ किसी बात पर एग्री करते हैं तो उसको हम कहते हैं इजमा। तो यहां पर इजमा था कि हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक कंसेंसस से चलेंगे। यानी खलीफा जो चुने जाएंगे, लीडर, खलीफा का मतलब होता है लीडर, लीडर जो चुने जाएंगे वो इलेक्टेड लीडर होंगे, यानी चुनाव करके चुने जाएंगे। बट हम देखते हैं शिया लोग के अंदर यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इमामत था। यानी इनका मानना यह था कि हम ब्लड लाइन से जो है चुनेंगे। यानी इनका और इनका थॉट जो है वो अलग है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इसके बाद आप देखें लीगल फोकस क्या है इनका, हैवी रिलायंस ऑन ट्रेडिशंस, एनालॉजी और ज्यूरिस्टिक रीजनिंग। यानी ये डिपेंड करते हैं कि अकल का इस्तेमाल करो, जो अकल हमें मिली है, ट्रेडिशंस जो है उनका इस्तेमाल करो। और इनका मानना क्या है, रूलिंग्स ऑफ द इनफेलिबल इमाम, यानी जो इमाम इनके कहते हैं, जो इनके लीडर कहते हैं, वही चीज है। इनका अकल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लो है और ये मानते हैं जो चीज स्टैब्लिश हो चुकी है कुरान और सुन्नत के हिसाब से उसी चीज को फॉलो करना होगा। सो इनमें बेसिक सा डिफरेंस ये है बिलीफ को लेकर। फिर हम पढ़ते हैं सुन्नी लो का डिवीजन भी आगे फर्दर 4 मजाहिब में हुआ है। यानी इनके 4 सेक्ट और हैं जिनको हम सब स्कूल कहते हैं। फर्स्ट इसमें है हम्फी, मलिकी, शाफई और हम्बली। ये 4 कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपके दिए गए हैं। अब इन चारों को आप सिंपल वर्ड से याद रख सकते हैं बेसिक से रेफरेंस के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे हम्फी जो है स्कूल ऑफ रीजन है, रीजन से ध्यान रखना। यानी ये क्या करते हैं, अकल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे हैं ट्रेडिशंस, ये फॉलो करते हैं ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन मतलब हदीस, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने चीजें की और जो उनके फॉलोवर ने उस टाइम पर की, उनको ये ज्यादा मानते हैं। अब रीजन और अकल के बीच की लाइन जो चुनते हैं वो शाफई चुनते हैं, मिडल पाथ चुनते हैं। ये थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और थोड़ी अकल का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट हम्बली, ये सबसे स्ट्रिक्ट स्कूल है। इसका कहना यह है कि जो भी चीजें कुरान और हदीस में लिखी हैं उनको एज इट इज फॉलो करना होगा जैसी लिखी हैं। अपनी अकल से नई चीजों को उसके अंदर एड ऑन ना करें। तो अगर देखा जाए तो 85 से 90% जो मुस्लिम्स होते हैं वो सुन्नी सेक्ट से होते हैं। और इनका मानना क्या है, ये लिबरल होते हैं। लिबरल यानी देयर इज अ स्कोप ऑफ चेंजेस इन देयर बिलीफ। ये मानते हैं कि देयर इज ऑलवेज, हम जो है हमेशा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दैट वी आर स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस चीज से आगे बढ़ा जा सकता है। बिकॉज ये कहा जाता है कि अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो फिर अपडेट जो नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सुन्नी शिया के अंदर। तो शिया के जो सब स्कूल हैं उसमें हम देखते हैं 4th इमाम जब आए उनके, तो वहां पर एक स्प्लिट हो गया। इसमें सबसे पहले स्प्लिट हुआ जैदिया का, जो कि 4th इमाम थे और यहां पर इंडिया के अंदर कम से कम इनको पाया जाता है। फिर 6th इमाम आए इनके, क्योंकि शिया के अंदर इमाम को फॉलो करते हैं। तो उससे पहले जो थे आपके इस्माइली आ गए, फिर जिनको 7 कहते हैं, इनका स्प्लिट हो गया 6ठे इमाम के बाद। फिर आते हैं 12 इतना अशरिया। इतना अशरिया जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मानते हैं 12th इमाम में। इनका मानना यह है कि एक इमाम अभी बाकी हैं जिनका नाम इमाम मेहदी है, जो आएंगे। तो इनका जो लीगल सिस्टम है यूज जाफरी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और ये जो आपके जैदिया होते हैं ये ज्यादातर हम्फी स्कूल का यूज करते हैं जो कि लिबरल होते हैं। सो ये था बेसिक सा डिवीजन सुन्नी एंड शिया सेक्ट के अंदर। होप ये आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हु इज लीगली अ मुस्लिम, हम मुस्लिम किस पर्सन को कहेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है बर्थ, यानी टेस्ट ऑफ बर्थ, जिसके दोनों पेरेंट्स, हुज बोथ पेरेंट्स आर मुस्लिम, उसके मदर भी और उनके फादर भी। तो ऑब्वियस ही है कि उनका जो चाइल्ड का बर्थ होगा उसको मुस्लिम माना जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट ये होगा। दूसरा टेस्ट क्या है, अब कह रहा है द टेस्ट ऑफ बिलीफ। अगर कोई कन्वर्जन करता है तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। एनी पर्सन हु बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड, जो भगवान को एक मानता है, और दूसरा प्रॉफिट हुड ऑफ द मोहम्मद, और जो मोहम्मद को, जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको वो प्रॉफिट यानी गॉड का एक दूत मानता है, तो वो पर्सन माना जाएगा मुस्लिम। भले ही वो इसेंशियल प्रैक्टिसेस उसके अंदर ना करे, वो नमाज ना पढ़े, वो ज़कात ना। फॉर द लीगल सेक एनी पर्सन हु बिलीव इन 2 थिंग्स इज कंसिडर्ड अ मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो दीज आर द थिंग्स। अब इसमें कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन कन्वर्जन करता है,
सिर्फ इस पर्सन यानी इस वजह से क्या, ताकि वो सेकंड मैरिज कर सके। बिकॉज इन मुस्लिम लॉ द 4 मैरिजेस आर स्टिल अलाउड। स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि आपको एक से शादी करनी चाहिए, और अगर एक से ज्यादा शादी करना चाहते हैं तो उसमें एक पैमाना यानी एक स्केल लिया गया है ऑफ जस्टिस, इक्वल जस्टिस। अगर जस्टिस नहीं कर सकते हो इक्वल सभी में, देन यू हैव टू मैरी वन। तो इसमें हमें यह देखना है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन, कोई नॉन मुस्लिम सिर्फ इसलिए मुस्लिम बनता है ताकि वो सेकंड मैरिज कर सके, तो ऐसा कन्वर्जन इलीगल माना जाएगा और सेकंड मैरिज भी इनवैलिड मानी जाएगी। इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरला मुदगल केस के अंदर 1995 में जो है डिसाइड किया, सरला मुदगल 1995 के अंदर। अब इसके बाद आता है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि किन मैटर्स के लिए मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा मुस्लिम्स पर। तो 1937 में कानून आया, द शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। उसके सेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया, यह कहता है कि जितने भी लोकल कस्टम हो, सारी चीजें हो, अगर मैरिज डिसोल्यूशन यानी तलाक और खुला, मेंटेनेंस हो या डावर हो, इंटी स्टेट सक्सेशन हो या गिफ्ट हो, इन सभी मैटर में सेक्शन 2 कहता है कि वहां पर मुस्लिम शरीयत लॉ अप्लाई होगा। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 एडिशनल 3 चीजें देता है कि अगर कोई मुस्लिम चाहता है कि उनका जो टेस्टामेंट्री सक्सेशन यानी विल और उनकी जो लीगेसीज हैं, ये एडॉप्शन है, इनके लिए मुस्लिम लॉ अप्लाई करे तो वो डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉज चल रहे हैं वही अप्लाई होंगे। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हमने इसके अंदर नोटिस की। इसके बाद आप देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है, मुस्लिम्स पर अप्लाई नहीं होता। कब ऐसा होगा? तो सबसे पहला ये है क्रिमिनल लॉ। तो जितने भी क्राइम कमिट होते हैं उन क्राइम में मुस्लिम शरीयत लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम शरीयत लॉ कहता है कि अगर आप थेफ्ट करते हो तो उसमें हैंड कफिंग का, उसमें हाथ काट देना, हाथों को काट देना। अगर कोई रेप करता है तो उसमें लॉ है कि उस पर्सन को जो है मार देना, जान से मार देना। तो इंडिया के अंदर इन क्रिमिनल मैटर्स मुस्लिम शरीयत लॉ अप्लाई नहीं होता, बल्कि इंडियन लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल मैरिज। अगर कोई मुस्लिम स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, जिसको कोर्ट मैरिज भी कहा जाता है, अगर इस कानून के अंदर जो कि 1954 का है उसके अंदर शादी कर लेता है तो उसका इनहेरिटेंस और सारी चीजें जो हैं ऑटोमेटिकली इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होंगी, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू। इसके अलावा मेंटेनेंस सीआरपीसी का सेक्शन 125 या बीएनएसएस का 144, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये मेंटेनेंस के लिए है। तो मेंटेनेंस के लिए यहां पर भी फाइल कर सकते हैं पिटीशन, चाहे वो वाइफ हो, चिल्ड्रन हो या पेरेंट्स हो। लास्ट आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इसके अंदर भी देखता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो यहां पर उनको गवर्न किया जाएगा। सो ये सारी चीजें हमने देखी कि मुस्लिम लॉ क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। फिर हमने देखा स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। देन हमने पढ़ा कि मुस्लिम लॉ किन पर अप्लाई होता है एंड हु इज द मुस्लिम। होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप जो है डाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे के प्रोविजंस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।